बहुत मार मार देंगे, तुम शांत रहो। देखिए 1534 में नीनो दी कुन्ना कहा भैया बहादुर शाह आओ तुमसे हम बात करते हैं, और अपने जहाज पे यानी कि जो पानी का नाव था उस पे लेके आया और ये बात कर रहे थे। वो बोला कि ऐसी बात है कि जो बेसिन वाला क्षेत्र है हमको दे दो व्यापार करने के लिए। तो बहादुर शाह भाई भारत का राजा वो एकदम से ढीठ था, बोला कि ना हम नहीं देंगे। बस ये क्या किया, नीनो दी कुन्ना नये पर से धकेल दिया नीचे। देखिए बात करने के लिए वहां पे बुलाया है और वो बात नहीं कर रहा है, बस बोला कि हमको बेसिन वाला क्षेत्र चाहिए, बोला हम नहीं देंगे। और जैसे ही सुना कि नहीं देंगे, दो चार लोग उससे लगवा के पकड़ के इसे धकेल दिया, वो डूब के वहीं पे मर गया। ठीक ना। तो 1534 में हत्या किसकी हो गई, बहादुर शाह। नीनो दी कुन्ना द्वारा बहादुर शाह की हत्या 1534 में करके और बेसिन पे कब्जा कर दिया गया। बेसिन पे कब्जा करने के बाद ठीक एक साल बाद यानी कि 1535 में एक दीव क्षेत्र था, उस दीव पर भी नीनो दी कुन्ना का वहां पे वर्चस्व हो गया। तो दो बातें आप लोग को याद रखनी है, कौन कौन सा। तो 1534 में बेसिन पर कब्जा, बेसिन पर कब्जा का मतलब याद रखिएगा, अभी वर्तमान में बेसिन नहीं है, वर्तमान में इसका नाम क्या है, बसई नाम। वर्तमान में इसका नाम क्या है, बसई। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बस ऊपर वर्तमान में बसई नाम है। और ये बसई है कहां पर, तो मुंबई के पूर्व में एक जगह है जिसको पहले बेसिन के नाम से जाना जाता था, बसई के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। बताइएगा नीनो दी कुन्ना भारत में कब आया था, 1500 कब गया था, 1538 तक रहा और चला गया। ठीक है, उसके बाद से गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया, बहादुर शाह से बेसिन पर कब्जा कब किया, दीव पर अपना कब्जा कब किया, 1535। दीव पर अपना कब्जा कब किया, 1535। तो ये तीन बातें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तीन बातें में गोवा को राजधानी बनाया था, 1534 में बेसिन पर कब्जा किया था, 1535 में दीव पर कब्जा किया था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, 1535 वाला दीव पर अधिकार, दीव पर अधिकार। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो बस इसके बारे में जाने नहीं है। 1538 के बाद ये जा रहा था केप ऑफ गुड होप में इसकी मृत्यु हो गई, नाव खराब हो गया था, नाव डूब गया। जैसे ही बहादुर शाह को डुबा के मारा था वैसे ही डूब के मर गया। तो मृत्यु के बारे में नहीं लिखता। मृत्यु एक ही लोग का याद रखना है, पता है किसका, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा 24 दिसंबर 1524 में कहां पर मरा था, भारत में। और 1539 में उसकी अस्थियों को लेके कहां लोग चले गए। ये हो गया, ये हो गया ना। ठीक, पूछे इससे क्वेश्चन बता देंगे। चलिए बताइए, अल्मीड़ा भारत कब आया था, 1500। अल्बुकर्क कब आया, 1500। नीनो दी कुन्ना कब आया, 1500। कब तक रहा, गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया, बेसिन पर कब्जा कर, दीव पर कब्जा कर। एक डेट आप लोगों को क्लियर हो गया। कोई समस्या यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई समस्या बोलिए, होगी तो बताइएगा, दोबारा शुरू कर देंगे फिर से वास्को डी गामा। चलिए देखिएगा, बात करते हैं पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा है हमारे देश में। आइए, मेन हम लोग का ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है कि पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा है। किसका योगदान, तो पुर्तगालियों का। इतने समय तक यहाँ पे रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपने तरफ से यहाँ पर लेकर आए होंगे, कुछ न कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन भी किए होंगे। तो पहली बात आप लोग याद रखिएगा, पुर्तगालियों का सबसे बेहतरीन योगदान भारत को रहा है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जानते हैं आप लोग ना, छपाई वाला मशीन। देखिए, इसका खोज गुटेनबर्ग द्वारा जर्मनी में किया गया था, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन भारत में नहीं था। भारत में 1556 में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में इसकी स्थापना की थी, प्रिंटिंग प्रेस की। भारत में 1556 से पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था।
लोग को पता होगा, वेद उन सब लिखा जाता था उसी पे। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो समझिए कि आधुनिकता में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। और जब आप लोग विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें पुनर्जागरण पढ़ेंगे, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका बहुत बड़ा योगदान। यदि किसी के विचार की एक ही कॉपी है आपके पास, तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो केवल एक दो लोग पढ़ सकते हैं, या फिर गिरोह में 2-4-10 लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेस आएगा उसकी कई प्रतियां बना दी जाएंगी और तमाम देश में भेज दिया जाएगा। तो प्रिंटिंग प्रेस आधुनिकता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों का योगदान ये रहा कि पहले ये प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर, तो भैया 1556 में इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? गोवा। खोज बहुत पहले हो चुका था। खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा। गुटेनबर्ग के द्वारा इसका खोज किया गया था। लेकिन भारत की स्पेशली बात करेगा तो 1526 में प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया पुर्तगालियों पे। तो ये बहुत ही बेहतर योगदान कहा जाएगा भारत को। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, जहाज निर्माण का कार्य स्टार्ट किए लोग, क्योंकि आए तो जहाज से थे और जहाज के बारे में उतना भारतीयों को पता नहीं था। लेकिन जैसे ही पुर्तगाली आए वो टेक्निक बताए कि जहाज कैसे बनाया जाता है, उसके पाल कैसे लगाएंगे तो किस डायरेक्शन में नाव जाएगा, समझ रहे बात करना। तो जहाज निर्माण की कला जो है ये सिखाए। जहाज निर्माण, पानी के जहाज हो, नाव लिख देता है यहाँ पे, मजा नहीं ना आएगा। बड़े बड़े था तो थोड़ा जहाज लिखा तो अच्छा रहेगा। पानी के जहाज, ऐसे चाहे भी अब सही है। जहाज हो मत समझिएगा, पुर्तगाली जहाज से नहीं है, मतलब हो जहाज में, एरोप्लेन वाला नहीं, ये पानी का जहाज है। बताइए, याद रहेगा। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था? पुर्तगाली। सर्वप्रथम जहाज निर्माण की कला किसने सिखाया? पुर्तगाली। क्लियर है इतना? और ध्यान से सुनिए, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा, यूरोप की एक यांत्रिक घड़ी थी, वो भी भारत में बनने लगी। तो यंत्र का भी, कई यंत्र बनाने की कला सिखाए, तो जिसमें यूरोप की एक यांत्रिक घड़ी थी, यांत्रिक घड़ी, इसके बारे में भारतीयों को पता चला, ठीक ना, ये पुर्तगालियों की ही देन थी। और उसके बाद से सबसे जरूरी कुछ ऐसे फसल थे जो पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे भारत में, जैसे लाल मिर्च हो गया, काजू हो गया, तंबाकू हो गया, आलू हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, मक्का हो गया। ये जितने भी फसलें हैं यह कौन लेके आया था? पुर्तगाली लेके आया। बात समझ रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। जो 4 नंबर रहेगा यहाँ पर, आप लोग इसको स्पेशली आप लोग याद रखिएगा। जैसे मक्का है, ये मक्का है, लाल मिर्च है, लाल मिर्च, उसके बाद से काजू है, उसके बाद से ऑरेंज है। अंग्रेजी लिखने को दिक्कत नहीं है ना? ऑरेंज मतलब क्या होता है? संतरा। ठीक। पपीता है, पपीता, तंबाकू है, आलू है, अनानास है, नहीं था। 16वीं सदी जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले आलू नहीं था। आलू भारतीय फसल है ही नहीं। वो भले ही हम लोग कहते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा देख रहे खपत इसी का है। जब आलू का सब्जी देहात क्षेत्र में तो अभी भी ऐसा है कि अगर आलू का सब्जी घर में नहीं बनता, 2-4 गो ढीठ लोग होते हैं, नहीं खाते हैं। नेनुआ सरकुती है। पहले ये तरह देखिए ना, इससे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कहाँ से सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा। बोलिए, पहला फसल कौन सा? दूसरा सुनिए, रुकिए और रुकिए। आप लोग को एक बात बता रहे हैं। जैसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस फसल का जिक्र नहीं है, उसने जौ गेहूं दे देगा, उसके बाद से दे देगा तंबाकू,
या फिर इसी में से दे देगा आलू। और सिंधु सभ्यता आपको पता है कि भैया ये 1498 से पहले की है, बहुत पहले की है, वो ईसा पूर्व की है, हम ईस्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब उस टाइम तंबाकू नहीं था, तंबाकू आया है 1498 के बाद से, तंबाकू और आलू। तो बताइएगा इनका जिक्र कभी सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये फसलों का नाम आप लोग याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया, मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता का नाम सुने आप लोग? अरे मिठाई है मलाई कोफ्ता, क्या सुने हैं? मक्खन मलाई सुने हैं? मलाई कोफ्ता एक मिठाई होती है, लिख लीजिए वो ट्रिक, इसको मिटा दे, लिख लिया आप नोट। देखिए साइड कार्ड में नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, डिस्टर्ब होंगे बिना नोट्स का। देखिएगा यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसका आप लोग याद रखिएगा मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, ठीक है? मलाई कोफ्ता, म से क्या हो जाएगा? मक्का, म से क्या हो जाएगा? मक्का, अल्लाह से क्या हो जाएगा? लाल मिर्च, क्या हो जाएगा? लाल मिर्च। अब के से देखिए तो क्या हो जाएगा? काजू, ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज, और पी से पपाया माने पपीता, और टी से तंबाकू, और ए से आलू और अनानास। तो इसको याद रखिए, मलाई कोफ्ता याद रहेगा, मलाई कोफ्ता, इसको आप लोग याद रखेंगे। बस अब लास्ट एक बात बताएंगे, उसके बाद से ये जो पुर्तगाली है इनको यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और उसके बाद से पढ़ेंगे डच के बारे में, उसके बाद से अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे, डेनिश के बारे में पढ़ेंगे, तमाम प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए, इतना याद रहेगा, हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग याद कर लेंगे। चलिए मिटाए, बोलिए थैंक यू। आगे बढ़ो। ये देखिए जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। देखिए लोग का कहानी खत्म होता है। मैं हर बात पे ताली बजना जरूरी है, गजब। और पीले बेचारे खैनी फटकता है, होता है कभी कभी, कोई खैनी फटकता है, लगता है ताली बजा रहा है तो पीछा सब लोग बजा रहे हैं। डू यू नो अबाउट खैनी? खैनी खाए आप लोग? आप लोग खाए? आप लोग खैनी? आप लोगों में खैनी ठीक को नहीं लगेगा। मोछ वाला आदमी एकदम से पूरा भाटा काटा है तो सिगार पिएगा तो बढ़िया लगेगा। पहले गुंडा उंडा सब पीते थे, देखे होंगे आप लोग, मोटे मोटे पेड़ हुआ करता था, एकदम पैर पूरा लकड़ी जैसा है, पतील पतील, एकदम से हवा आने पर हिल रहा है तो सिगरेट पिएगा तो ठीक लगेगा। बीड़ी, हाँ बीड़ी, सही बोले, बीड़ी पड़ रहा है, जिनका दांत तो टूटा रहता है ना उनके लिए बीड़ी पड़ रहा है। अब महिलाओं के लिए क्या है? नहीं है, ये दोनों भाषा करेंगे तो बहुत फुहर लगेगी, मजाक नहीं कर। अब चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना जानते हैं, आपन में हरों का मत गाजा दिया कहानी चौपट हो जाए। पतन का पहला कारण देखिएगा, ये एक नीति चलाया था, आप लोग को याद होगा, विवाह नीति। अपनी बस्तियों को बसाने के लिए इन्होंने एक नीति चलाया था, विवाह नीति, की जो पुर्तगाल के युवक है वो भारतीय महिलाओं से शादी करेंगे, उनके बच्चे पैदा करेंगे और उसके बाद से पुर्तगालियों का विस्तार होगा भारत में। इतना तक तो मामला ठीक था, लेकिन जब धर्म पर परिवर्तन कराने लगे तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में खटकने लगा और इसका लोग विरोध करने लगे। तो पहला रीजन यह था कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करना और उनका धर्मांतरण करवाना, यानी कि धर्म बदलवाना, पहला रीजन। तो क्या था? भारतीय स्त्रियों से विवाह और उनका क्या? धर्म परिवर्तन। देखते हैं सर,
भारतीय स्त्रियों से विवाह और धर्म परिवर्तन। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, जो डच लोग थे, डचों का भारत में आगमन हो गया। अब डच का भारत में आगमन हुआ तो एगो बात ध्यान से सुनिएगा, पहले से कोई व्यापार कर रहा है, बहुत ज्यादा लाभ कमा रहा है, हम भी लाभ के मकसद से आए हैं, यदि आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो हम सेना लेके आए युद्ध करबे करेंगे, तो आपको भी बदले में युद्ध करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अब इनकी सैन्य शक्ति क्षीण होने लगी, अब डचों से युद्ध करना पड़ा। तो एक और रीजन था डचों का आगमन, और जब डच का आगमन हुआ तो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उसके बाद से अंग्रेज आ गए, अंग्रेज इनको पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिए, ठीक ना। उसके बाद से ध्यान से सुनिएगा, वहीं से आए थे यूरोपीय जितने भी है ना, चाहे वो डच हो, इंग्लिश हो, उसके बाद से फ्रांसीसी हो, डेनिश हो, या फिर पहले जो पुर्तगाली आए हैं, सब ये टोटल यूरोप के थे। इसी वजह से कहा जाता है भारत में यूरोपियों का आगमन, ये टोटल यूरोप महाद्वीप से आए हुए थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और बात आप लोगों को बता दें कि ये जो हुगली नदी का नाम आप लोग सुने होंगे, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, आप लोग जानते होंगे। हुगली नदी जो है, ये हुगली एक जगह है, लेकिन नदी भी है, और एक हुगली जो है जगह का नाम भी है। वहां पर पुर्तगालियों ने अपनी पुर्तगाली बस्ती का निर्माण किया था, और उसको समझिए कि लूटने का मेन अड्डा बना लिया था। हुगली नदी से कोई भी जहाज आती थी, लोग जबरदस्ती लूट लेते थे। अब यहाँ पर लूटपाट का मेन अड्डा बन गया था इनका, लूटपाट का मेन अड्डा था ये। और ध्यान से सुनिएगा, जब यह लूटपाट करने लगे तो इनकी छवि ना एक व्यापारी के तौर पे निखर के नहीं आई, फ्यूचर में लुटेरा के तौर पे आई, डाकू के तौर पे आई, समुद्री डाकू के तौर पे। अब समुद्री डाकू से कोई व्यापार करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो ये भी एक कारण था कि इनका अब धीरे 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 भारत से समाप्ति होने लगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इनकी जो छवि बनी थी वह छवि लगभग किसके तरीके से बनी थी? तो समुद्री डाकू के, समुद्री डाकू जैसे इनकी छवि बन गई, समुद्री डाकू वाली छवि इनकी बन गई थी। उसके बाद से अंतिम जो रीजन था, उन्हीं दिनों ब्राजील का खोज हो गया। ब्राजील का जब खोज हुआ ना, तो अब धीरे धीरे ये लोग इंडिया से पलायन करने लगे, हटने लगे, और ब्राजील की तरफ यानी पश्चिम एरिया में धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाने लगे। तो लास्ट लिख लीजिएगा, ब्राजील की खोज। ये जो आप लोगों को हम 4 रीजन बताए हैं, यह मेन रीजन है पुर्तगालियों के पतन के कारण का भारत में। और इस तरीके से पुर्तगाली टॉपिक खत्म। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर वो जो राजकुमारी कैथरीन थी उसका शादी हुआ था, मुंबई दान में दे दिए थे, दहेज में दे दिए थे, सर बताइए उसके बारे में। तो जब हम अंग्रेज पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार से मुंबई को दहेज में दिया गया, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आज खत्म होता है, कल से नया कंपनी को लेके आएंगे हम लोग भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।